हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। इसकी पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो जाइए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले हम क्विकली रिवीजन करेंगे दोस्तों कल के दिन के करंट अफेयर का। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। रिसेंटली किन किन एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, ये जानने के लिए कल की वीडियो देखें। अभी हाल ही में अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और पुणे में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च करी गई है। और अभी हाल ही में दोस्तों यूईएफए चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। और इनको ही अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का दोस्तों फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, चुना गया है। महिला की कैटेगरी में पुरुषों में सुनील छेत्री को चुना गया था। ब्रिटेन में दोस्तों एनआईपीएल जो है ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ समझौता करके अब वहां पर भी अपना कार्यक्रम शुरू करेगी। ब्लॉकचेन प्रणाली से किसान को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। अभी हाल में बिल गेट फाउंडेशन ने आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया है। आशीष धवन जो है ये कन्वर्जेंस फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में PM 2.5 का उच्चतम स्तर रहा है दिल्ली का। ये रिपोर्ट में 50 दुनिया भर के सिटीज में बात करी गई है, जिसमें से 41 सिटी तो बताया गया है कि भारत का ही है। बाकी की 9 सिटी ये इंडोनेशिया की है। उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकालने की घोषणा कर दी है ग्रीस ने। ग्रीस ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर होने की घोषणा करी है। 21 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बढ़ेंगे आगे। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक का डील ऑफ द मंथ स्टार्ट हो चुका है। इसके तहत टेक्स्ट बुक पास आपको 499 के बजाय 400 रुपए में मिल रहा है। आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो MZT। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए इसको परचेज कीजिए। पास को टेक्स्ट बुक पास को परचेज कीजिए, जिसके तहत आप 580 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट प्राप्त कर पाओगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और बेहतर आपको वहां पर कंपटीशन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और वन लाइनर भी भेज जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया? दोस्तों ये 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और चलेगा 1 सितंबर तक। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। वर्ल्ड वाटर वीक जो है 2020 ये शुरू हो चुका है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। ओके, पहली बार क्या हुआ है कि यू कैन ज्वाइन अस बोथ ऑनलाइन एंड इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में भी जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो और ऑनलाइन में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ये इसके लिए जो आयोजित किया जा रहा है वो स्टॉकहोम में किया जा रहा है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई और इस बार की थीम रखी गई है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको सबको पता होना चाहिए। विश्व जल सप्ताह का उद्देश्य यही है कि वाटर के बारे में अवेयरनेस फैलाना, वाटर के महत्व के बारे में बताना, वाटर को कैसे बचाया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लगभग 2 से 2.5% ही दुनिया भर में पानी है जो पीने योग्य है, मतलब जिनको हम लोग पी सकते हैं, बाकी तो समुद्र का पानी है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और भी जो दिवस हैं अगस्त महीने के, आज हम लोग रिवाइजन करेंगे क्विकली। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डे मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, आपको पता होगा पिछली बार से शुरुआत हुआ है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया गया। और एक चीज और, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बाघ दिवस 29 जुलाई और शेर दिवस 10 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। वहीं 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को दोस्तों कई दिवस मनाए गए, जैसे सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव कौन नियुक्त किए गए? दोस्तों इनके सचिव नियुक्त किए गए हैं राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी अब ये सेक्रेटरी होंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की।
द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों अभी आपको पता होगा रिसेंटली 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं और 15वीं राष्ट्रपति पद का इन्होंने शपथ लिया था 25 जुलाई को। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो वीडियो हालांकि दिया हुआ था मैंने, लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो आप जान लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये उड़ीसा से रिलेट करते हैं, यानी उड़ीसा राज्य से आती हैं। ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, दूसरी ये हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अच्छा, इनके खिलाफ जब चुनाव हुआ था तो इनके खिलाफ यानी इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? तो यशवंत सिन्हा खड़े थे, यशवंत सिन्हा खड़े थे, ठीक है। इनका भी नाम आपको याद रखना है, यशवंत सिन्हा का। ओके, फिलहाल राजेश वर्मा के बारे में बात करेंगे। ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी जी की जगह लेंगे। अभी तक बात करें तो ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। इससे पहले ये उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको उस दिन कुछ सेक्रेटरीज का नाम गिनाया हुआ था, याद कराया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सचिवों के नाम, जैसे मैंने आपको बताया था गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला बताएंगे, भाला घर में रखा है, बताया था ना मैंने आपको। रक्षा सचिव, तो गृह और रक्षा दोनों याद हो जाएगा आराम से आपको अजय नाम से। अजय कुमार रक्षा सचिव और अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। इसके अलावा विदेश सचिव, विदेश सचिव आपको बताया गया था कि विनय मोहन क्वात्रा हैं। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये विदेश सचिव हैं। विनय विदेश आप याद रख लोगे आराम से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अच्छा, कैबिनेट सचिव भी मैंने आपको बताया था। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। और अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के जो सचिव हैं वो कौन है? राजेश वर्मा हो गए। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर का पूछा जाए, ये तो प्रेसिडेंट के थे, अगर पीएम के पूछे जाए कौन है तो विवेक कुमार बताएंगे, विवेक कुमार बताएंगे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सचिव। क्लियर है? इतना आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और नियुक्तियां जो हुई हैं उनको आप देख लीजिए। जैसे अभी साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। गोपाल विट्ठल को एयरटेल के एमडी सीईओ के रूप में 5 साल का और विस्तार मिला है। जस्टिस उदय उमेश ललित जी भारत के 49वें न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे भारत के, ठीक है। प्रमोद कुमार जी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। विश्वनाथन आनंद फाइड के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कुमार ये विजिलेंस कमिश्नर, और वहीं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल नियुक्त किए गए हैं। श्वेता सिंह को पीएमओ में दोस्तों निदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। और रंजीत रथ को ओआईएल कंपनी का सीएमडी बनाया गया है। अगस्त तानो कुआमे भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक होंगे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन दोस्तों किया गया इस बार उज्बेकिस्तान में। देखो उज्बेकिस्तान इस बार अध्यक्षता कर रहा है, तो जितनी भी मीटिंग्स होगी वो उज्बेकिस्तान में ही होगी, ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक संगठन है दोस्तों, वहां पर अभी डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई और ये बैठक ताशकंद में हुई, यानी उज्बेकिस्तान में हुई। ताशकंद दोस्तों आपको याद होना चाहिए, यहीं पर भारत ने एक प्रधानमंत्री खो दिया था। जब जब ये नाम आता है तो मतलब बड़ा दुख होता है, याद आ जाती है चीजें। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन यहाँ पर हुआ था। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की इसमें भाग लेने के लिए गए बैठक में, ठीक है। और एससीओ के बारे में अगर बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 9 सदस्य देश हैं। और मैंने 9वां सदस्य देश आपको बताया था अभी रिसेंटली, ईरान। और कैसे याद करना है? आपको ट्रिक से याद करना है। सभी 9 सदस्य देश कैसे? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ठीक है ना। इसी ट्रिक से आप याद रखेंगे, सभी के सभी 9 देश आपको याद हो जाएंगे। कैसे? भारत एक हो गया, दूसरा की से किर्गिस्तान, रूस और ची से चीन, ठीक है। तो ये 4 देश हो गए, भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन। इसके बाद पाकिस्तान से पाकिस्तान, का से हो जाएगा कजाकिस्तान, ईरानी से ईरान हो जाएगा, और ताऊ में ता से हो जाएगा तजाकिस्तान, और ऊ से हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से 9 देश आप याद रखेंगे, 9 देश इसके हैं, ठीक है। 9वां अभी ईरान बना था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर बीजिंग में है और महासचिव इसके झांगमिंग है। अगला, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान भौतिकी ओलंपियाड आयोजित किया गया, इसमें भारत तीसरे स्थान पर था। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग, इंडिया रैंक 3rd एट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है। तो इसमें भारत ने 3 स्वर्ण जीते, यानी 3 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हुए हैं।
तो 5 स्वर्ण पदक के साथ ईरान जो है वो टॉप पर रहा है और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। क्लियर है बिल्कुल। चलो अच्छा, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है, सिंगापुर भी तीसरे पर, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे ने भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया, नाम है इसका सुपर वासुकी। क्या नाम है? सुपर वासुकी। एक्चुअली में इसमें क्या किया गया कि 5 मालगाड़ियों को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब आप सोचो, एक मालगाड़ी में ही 53 से 54 बोगियां होती हैं और 5 को अगर जोड़ दिया गया तो समझो कितना हो गया। तो इस वजह से ये हो गया दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, ठीक है। और 5 इंजन भी इसमें जुड़े हुए थे। तो 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन बन गई। बताओ, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन ही थी, ठीक है, सुपर वासुकी। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 295 वैगन्स के साथ, 295 बोगियां इसमें थी। क्लियर। चलिए, तो 27,000 टन का कोयला लेकर के इसने सफर किया। कहां से कहां तक? छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच में चली है। क्लियर है। तो 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके सुपर वासुकी बनाया गया। अगला, अच्छा, ग्रुप डी का स्कोर बूस्टर अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो जाइए इसको परचेज कीजिए। 5000 प्लस क्वेश्चंस वन लाइनर अप्रोच के साथ हैं, जिसमें 2500 प्लस करंट अफेयर मिल जाता है आपको जनवरी से अगस्त का, और एनटीपीसी में पूछे गए 1000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए 250 प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जो कि 1500 की मात्रा में है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर पाओगे और आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ ये क्वेश्चंस भी दिया जा रहा है तैयारी के लिए। तो ये ई बुक आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप यूपीआई के माध्यम से भी इसे परचेज कर सकते हो। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने पराग्वे में, पराग्वे कहां पर है? एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है पराग्वे, तो वहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, ठीक है। और अब देखिए, ये उन्होंने एक ऐतिहासिक जो कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया है वहां का दौरा किया और फिर वहां से इन्होंने महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता जो कि हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। ये अभी अपनी पहली ऑफिशियल यात्रा पर हैं दक्षिण अमेरिका की, और अभी वहां से ये अर्जेंटीना भी जाएंगे, ठीक है। पराग्वे में आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे दोस्तों तो ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है ना, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब यहां से बात ये है कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो 2 रास्ते हैं आपके लिए, चाहे इस तरफ से जाओ अफ्रीका पार करके, तो ये दूर पड़ेगा। चलिए मैं आपको शेयर कराता हूं इस तरफ से, ठीक है। पृथ्वी को इस तरफ घुमाते हैं और आ जाते हैं हम लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ऊपर नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, जिसमें 3 बड़े देश हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है ना। नीचे आ जाओ आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर बड़ा देश आपको ब्राजील दिख जाएगा, ठीक है। नीचे आओगे आप तो यहाँ पर उरुग्वे और ये रहा पराग्वे, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या होती है? असुंसियन जो होती है इसकी कैपिटल होती है पराग्वे की। तो यही देश का दौरा करने गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। इसके बाद यहां से ये जाएंगे अर्जेंटीना में भी, तो अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहां आयोजित किया गया? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है दोस्तों, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसे MPX कहा जा रहा है। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक्चुअली में आपको पता होगा, उस दिन मैंने आपको बताया था 15 अगस्त के टाइम पर कि 15 अगस्त के अवसर पर दोस्तों भारत ने जितने भी महाद्वीप है ना, उन सब जगह पर अपने शिप भेजे हुए हैं, अपने शिप भेजे हुए हैं, और उन शिप के जरिए वहां पर तिरंगा फहराया गया और दुनिया भर को बताया गया, देखो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ऐसे में ही अपना एक शिप भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के पास ही। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये शिप गया तो था, फिर सोचे चलो अब आए ही हैं तो एक एक्सरसाइज करके ही जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज ये शुरू हो गया है। क्लियर है? तो INS सुमेधा जो है ये भेजा था भारत ने 76वें स्वतंत्रता दिवस, या कहें कि 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ये डॉक किया गया था 15 अगस्त को, और अभी जो है वहां पर एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। देखो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, दुनिया को पता भी नहीं चला। यहाँ पर बताया कि हम तो गए थे तिरंगा फहराने और उसके बाद वहां पर एक्सरसाइज भी करने लगे, ठीक है ना, मतलब कोई प्री प्लान वो नहीं। चलिए, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग एक बार फिर से अब रेफरेंस लेंगे अपने प्यारे भारत को।
तो यहाँ पर देखेंगे आप इंडिया, यहाँ से आपको इधर आना पड़ेगा इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया के नीचे आपको दिख जाएगा इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये है। कैनबरा इसकी कैपिटल होती है। और अभी दोस्तों इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो नए प्रेसिडेंट कौन है? नए प्रेसिडेंट हैं एंथोनी अल्बनीज। क्या है? एंथोनी अल्बनीज जो है ये न्यू प्रेसिडेंट हैं, ये आप याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। चलिए, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, ठीक है। अब पिछले दिनों में कुछ और सैन्य अभ्यास हुए थे, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे वज्र प्रहार हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है। इंडिया और अमेरिका ने एक और अभ्यास किया था अभी हाल ही में, कौन सा? रिम्पैक। रिम्पैक भी आप याद रखेंगे। तो ये 3 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। अच्छा, स्काईलाइट अभ्यास अभी भारतीय सेना ने किया था, भारतीय सेना ने खुद ही किया था। और पिच ब्लैक भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस ये सभी शामिल थे इसमें। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था। अल नजाह ये भारत और ओमान के बीच में हुआ था। और एमपीएक्स अभी भारत और जापान के भी बीच में हुआ था। एमपीएस बेसिकली एक जैसे ठीक वैसे जैसे कि आप कॉर्पेट अभ्यास याद करते हो ना, कॉर्पेट कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, तो उसी प्रकार से ये भी कई देशों के बीच में हो सकता है, ठीक है। चलो अगला, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपको सबको पता ही होना चाहिए। मिथिला मखाना बिहार का प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग एक बार फिर से दिया गया है। एक्चुअली में जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए वैलिड होता है और अभी मिथिला मखाना को दोबारा से दिया गया। क्लियर है? पहले भी पा चुका है। बिहार के मिथिला मखाना को, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिहार मिथिला मखाना अवार्डेड जीआई टैग, ठीक है। नो अबाउट द वेराइटी ऑफ फॉक्स नट एंड इट्स बेनिफिट। फिलहाल 5 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तब दिया जाता है दोस्तों जब किसी एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ानी होती है, लेकिन ऐसे ही नहीं सभी प्रोडक्ट को बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी एरिया में बहुत ही बेहतरीन ढंग से उपजाया जा रहा होता है, प्रोडक्शन उसका किया जा रहा होता है और उस प्रोडक्ट की वजह से वो एरिया फेमस हो रहा होता है, उसको और ज्यादा फेमस करने के लिए, और ज्यादा उसकी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग देने से बेसिकली उसकी ब्रांडिंग तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है, ठीक है। लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और उसके किसानों को लाभ भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनकी सेल बढ़ जाती है। तो ये इसलिए पर्पज से जीआई टैग दिया जाता है। 1999 में साथियों इसके लिए एक बिल लाया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए 1999 में बिल लाया गया था। ये बिल 2003 में जाकर के एक्ट बनता है और भारत के पहले प्रोडक्ट दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिलता है सन 2004 में। ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। बिहार पर आ जाते हैं। बिहार के अभी तक 15 उत्पादों को दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। इनमें से कुछ हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग ले लो आप, भागलपुरी जर्दालू आम ले लो आप, मिथिला मखाना ले लो आप, इसके अलावा कतरनी चावल ले लो आप, ये सभी को जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर है? आगे बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार दोस्तों आप देखोगे मैप में यहां पर है, ये अपना बॉर्डर नेपाल से शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। पटना इसकी कैपिटल है और नीतीश कुमार सीएम तो हैं, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से सीएम हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने इस्तीफा दिया और एनडीए पार्टी छोड़ी। इसके बाद इन्होंने आरजेडी पार्टी से, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी से किया गठबंधन और फिर से ये सीएम पद की शपथ ली है। सीएम पद की शपथ ये 8वीं बार ली, यानी 8वीं बार ये बिहार के सीएम बने हैं, ठीक है। तो 8वीं बार सीएम बने हैं आरजेडी पार्टी से मिलकर के। अब तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी पार्टी से, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं वो डिप्टी सीएम का शपथ लिए हैं। क्लियर है? और उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो वन मंत्री के का शपथ लिए हैं और कल बहुत अच्छी फोटो वायरल हो रही थी। फिलहाल फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। संजय करोल जी चीफ जस्टिस हैं। आगे बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं देबाशीष मोहंती। देबाशीष मोहंती दोस्तों एक साइंटिस्ट हैं और इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये अभी तक स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में एनआईआई में ही काम कर रहे थे और अब इसके डायरेक्टर होंगे। ओके, इनको राष्ट्रीय बायोसाइंस अवार्ड भी मिल चुका है, 2009 में ही मिला था, जो कि भारत के जो सबसे बड़े विज्ञान के पुरस्कार हैं उनमें से एक माना जाता है। अच्छा, विज्ञान के सबसे बड़े पुरस्कार की बात कर ही रहा हूं मैं, तो आपको यह पता होना चाहिए विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार होता कौन है भारत में? तो आप बताएंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दुनिया में कौन है? दुनिया में तो नोबेल है, ठीक है ना, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्थापना 1981 को हुई थी। अगला,
निम्न में से कौन अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे का हिस्सा बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गया है सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, सेबी ज्वाइंस आरबीआईज अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क टू बूस्ट फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम। अब इससे फाइनेंशियल डेटा को शेयर करने में मदद मिलेगी। सेबी और आरबीआई जो है ये आपस में डेटा को शेयर कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये आरबीआई से रेगुलेटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और अब सेबी से भी ये कनेक्ट हो चुकी है। सेबी के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के बाद इसको पूरा पावर दे दिया गया। माधवीपुरी बुच अभी ये पहली महिला बनी हुई है दोस्तों इसकी चीफ, तो ये नाम हो जाता है इंपॉर्टेंट, पहली महिला ये निदेशक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। ग्रुप डी की ई बुक अगर आपने नहीं लिया है इसको जरूर लीजिए, जीएस स्कोर बूस्टर है। लास्ट डे के हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ रखे थे उनमें पूछा था मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 को हुई थी। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था ऐसे टॉप 10 में है स्वर्णेश्वर कुमार, रविकांत कुमार और उषा साहू, पूजा कुमारी, निखिल मदेसिया, संदीप यादव, महेंद्र हेमब्रोम, सीलू मौर्य, आयुषी कश्यप और शुभांगी त्रिवेदी। आप भी इन टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आंसर करना है और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर करना है। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ कल मैंने ये भी बताया था कितने एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, तो आप उन सबको अगर याद हो बताइएगा जरूर। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है एमजेटी ऐप पर, तो इसको तो आप इंस्टॉल करके ही रखो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां पर वन लाइनर आपको उसी दिन भेज दिया जाता है जिस दिन की वीडियो होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।